नैना रूप रंग में अपने भाई से इतनी मिलती थी कि अमरकांत उसकी साड़ी पहन लेता तो यह बताना मुश्किल हो जाता कि कौन यह और कौन वह। हाँ, इतना अंतर अवश्य था कि भाई की दुर्बलता यहाँ सुकुमारता बनकर आकर्षक हो गई थी। अमर ने दिल लगी की थी, पर नैना के चेहरे का रंग उड़ गया। बोली, तुमने कहा नहीं, नाम न काटो, मैं 2-1 दिन में दे दूंगा। अमर ने उसकी घबराहट का आनंद लुटाते हुए कहा, कहने को तो मैंने सब कुछ कहा था, लेकिन सुनता कौन था। नैना ने रोज़ के भाव से कहा, मैं तो तुम्हें अपने कड़े दे रही थी, क्यों नहीं लिए। अमर ने हंसकर पूछा, और जो दादा पूछते तो क्या होता। दादा से बताती ही क्यों। अमर ने मुंह लंबा करके कहा, चोरी से कोई काम नहीं करना चाहता नैना, अब खुश हो जाओ, मैंने फीस जमा कर दी। नैना को विश्वास न आया। बोली, फीस नहीं, वह जमा कर दी। तुम्हारे पास पैसे कहाँ थे। नहीं नैना, सच कहता हूँ, जमा कर दी। रुपए कहाँ थे। एक दोस्त से ले लिए। तुमने भीख मांगे। उसने अपने आप ही दे दिए, मुझे मांगने न पड़े। कोई बड़ा सज्जन होगा। हाँ, है तो सज्जन नैना। जब फीस जमा होने लगी तो मैं मारे शर्म के बाहर चला गया। न जाने क्यों उस वक्त मुझे रोना आ गया। सोचता था मैं ऐसा गया बीता हूँ कि मेरे पास 40 रुपये नहीं। वह मित्र जरा देर मुझे बुलाने आया। मेरी आंखें लाल थी, समझ गया, तुरंत जाकर फीस जमा कर दी। तुमने कहाँ पाए ये 20 रुपये। यह न बताऊंगी। नैना ने भाग जाना चाहा। 12 बरस की यह लज्जाशील बालिका एक साथ ही सरल भी थी और चतुर भी। उसे ठगना सहज था, उससे अपनी चिंताओं को छिपाना कठिन था। अमर ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, जब तक बताओगी नहीं मैं तुम्हें जाने न दूंगा, किसी से कहूँगा नहीं, सच कहता हूँ। नैना झेपती हुई बोली, दादा से लिए। अमरकांत ने बेदिली से कहा, तुमने उनसे नाहक मांगे नैना। जब उन्होंने मुझे इतनी निर्दयता से दुत्कार दिया तो मैं नहीं चाहता कि उनसे एक भी पैसे लूँ। मैंने तो समझा था तुम्हारे पास कहीं पड़े होंगे। अगर मैं जानता कि तुम भी दादा से ही मांगोगी तो साफ कह देता, मुझे रुपए की ज़रूरत नहीं। दादा क्या बोले। नैना सजल नेत्र होकर बोली, बोले तो नहीं, यही कहते रहे कि करना धरना तो कुछ नहीं, रोज़ रुपए चाहिए, कभी फीस, कभी किताब, कभी चंदा। फिर मुनीम जी से कहा, 20 रुपये दे दो, 20 रुपये फिर देना। अमर ने उत्तेजित होकर कहा, तुम रुपए लौटा देना, मुझे नहीं चाहिए। नैना सिसक सिसक कर रोने लगी। अमरकांत ने रुपए ज़मीन पर फेंक दिए थे और वह सारी कोठरी में बिखर पड़े थे। 2 में एक भी चुनने का नाम न लेता। सहसा लाला समरकांत आकर द्वार पर खड़े हो गए। नैना की सिसकियाँ बंद हो गईं और अमरकांत मानो तलवार की चोट खाने के लिए अपने मन को तैयार करने लगा। लालाजी दोहरे बदन के दीर्घकाय मनुष्य थे। फिर सिर से पांव तक सेठ, वही खलवाट मस्तक, वही फूले हुए कपोल, वही निकली हुई तूंद, मुख पर संयम का तेज जिसमें स्वार्थ की गहरी झलक मिली हुई थी। कठोर स्वर में बोले, चरखा चला रहा है, इतनी देर में कितना सूत काता होगा, 2-4 रुपए का। अमरकांत ने गर्व से कहा, चरखा रुपए के लिए नहीं चलाया जाता, और किस लिए चलाया जाता है। यह आत्मशुद्धि का एक साधन है। समरकांत के घाव पर जैसे नमक पड़ गया। बोले, यह आज नई बात मालूम हुई। तब तो तुम्हारे ऋषि होने में कोई संदेह नहीं रहा, मगर साधना के साथ कुछ घर गृहस्थी का काम भी देखना होता है। दिन भर स्कूल में रहो, वहाँ से लौटो तो चरखे पे बैठो, रात को तुम्हारी स्त्री पाठशाला खुले, संध्या समय जलसे हों, तो घर का धंधा कौन करे। मैं बैल नहीं, तुम ही लोगों के लिए सब जंजाल में फंसा हुआ हूँ। अपने ऊपर लाद कर न ले जाऊँगा। तुम्हें कुछ तो मेरी मदद करनी चाहिए। बड़े नीतिवान बनते हो, क्या यह नीति है कि वृद्ध बाप मरा करे और जवान बेटा उसकी बात भी न पूछे। अमरकांत ने उद्दंडता से कहा, मैं तो आपसे बार बार कह चुका, आप मेरे लिए कुछ न करें, मुझे धन की ज़रूरत नहीं। आपकी भी वृद्धावस्था है, शांत चित्त होकर भगवत भजन कीजिए। समरकांत तीखे स्वर में बोले, धन न रहेगा लाला तो भीख मांगोगे, यूँ चैन से बैठकर चरखा न चलाओगे। यह तो न होगा, मेरी कुछ मदद कर दो। पुरुषार्थहीन मनुष्यों की तरह कहने लगे, मुझे धन की ज़रूरत नहीं। कौन है जिसे धन की ज़रूरत नहीं। साधु सन्यासी तक तो पैसे पर प्राण देते हैं। धन बड़े पुरुषार्थ से मिलता है, जिसमें पुरुषार्थ नहीं वह धन न कमाएगा।
बड़े बड़े तो धन की उपेक्षा कर नहीं सके, तुम किस खेत की मूली हो। ने उसी बीतंडा भाव से कहा, संसार धन के लिए प्राण दे, मुझे धन की इच्छा नहीं। एम मजूर भी धर्म और आत्मा की रक्षा करते हुए जीवन का निर्वाह कर सकता है, कम से कम मैं अपने जीवन में इसकी परीक्षा करना चाहता हूँ। लाला जी को वाद विवाद का अवकाश न था, हार कर बोले, अच्छा बाबा, कर लो खूब जी भर परीक्षा, लेकिन रोज़ रोज़ रुपए के लिए मेरा सिर न खाया करो। मैं अपनी गाढ़ी कमाई तुम्हारे व्यसन के लिए नहीं लुटाना चाहता। लाला जी चले गए। नैना कहीं एकांत में जाकर खूब रोना चाहती थी, पर हिल न सकती थी, और अमरकांत ऐसा विरक्त हो रहा था मानो जीवन उसे भार हो रहा हो। उसी वक्त महरी ने ऊपर आकर कहा, भैया तुम्हें बहू जी बुला रही हैं। अमरकांत ने बिगड़ कर कहा, जा कह दे फुर्सत नहीं। चली वहाँ से, बहू जी बुला रही हैं। लेकिन जब महरी लौटने लगी तो उसने अपने तीखेपन पर लज्जित होकर कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है सिल्लो, कह दो अभी आता हूँ। तुम्हारी रानी जी क्या कर रही हैं? सिल्लो का पूरा नाम कौशल्या। शीतला में पति पुत्र और एक आंख जाती रही, तब से विक्षिप्त सी हो गई। रोने की बात पर हंसती, हंसने की बात पर रोती। घर के और सभी प्राणी, यहाँ तक कि नौकर चाकर तक उसे डांटते रहते। केवल अमरकांत उसे मनुष्य समझता था। कुछ स्वस्थ होकर बोली, बैठी कुछ लिख रही है। लाला जी चीखते थे, इसी से तुम्हें बुला रही हैं। अमर जैसे गिर पड़ने के बाद गर्द झाड़ता हुआ प्रसन्न मुख ऊपर चला। सुखदा अपने कमरे के द्वार पर खड़ी थी, बोली, तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं। स्कूल से आकर चरखा ले बैठते हो, क्यों नहीं मुझे घर भेज देते? जब मेरी ज़रूरत समझना बुला भेजना। अब की आए मुझे 6 महीने हुए, मियाद पूरी हो गई, अब तो रिहाई हो जानी चाहिए। यह कहते हुए उसने एक तस्तरी में कुछ नमकीन और मिठाई लाकर मेज पर रख दी और अमर का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाकर कुर्सी पर बिठा दिया। यह कमरा और सब कमरों से बड़ा, हवादार और सुसज्जित था। दरी का फर्श था, उस पर करीने से कई गद्देदार और सादी कुर्सियां लगी हुई थीं। शीशे की अलमारियों में सजिल्द पुस्तकें सजी हुई थीं। आलों पर तरह तरह के खिलौने रखे हुए थे। एक कोने में मेज पर हारमोनियम रखा हुआ था। दीवारों पर घुरंधर, रवि वर्मा और कई चित्रकारों की तस्वीरें शोभा दे रही थीं। 2-3 पुराने चित्र भी थे। कमरे की सजावट से सुरुचि और संपन्नता का आभास होता था। अमरकांत का सुखदा से विवाह हुए 2 साल हो चुके थे। सुखदा एक बार 1 महीना रहकर चली गई थी। अब कि उसे आए 6 महीने हो गए थे, मगर उनका स्नेह अभी तक ऊपर ही ऊपर था। गहराइयों में वे दोनों एक दूसरे से अलग अलग थे। सुखदा ने कभी अभाव न जाना था, जीवन की कठिनाइयाँ न सही थीं, पर जाने माने मार्ग को छोड़कर अनजान रास्ते पर पांव रखते डरती थी। भोग और विलास को वह जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु समझती थी और उसे हृदय से लगाए रखना चाहती थी। अमरकांत को वह घर के कामकाज की ओर खींचने का प्रयास करती रहती। कभी समझाती थी, कभी रूठती थी, कभी बिगड़ती थी। सास के न रहने से वह एक प्रकार से घर की स्वामिनी हो गई थी। बाहर के स्वामी लाला समरकांत थे, पर भीतर का संचालन सुखदा के ही हाथों में था। उस पर अपना प्रभाव डालने की कभी चेष्टा न करता। उसकी विलास प्रियता मानो खेतों में हौवे की भांति उसे डराती रहती। खेत में हरियाली थी, दाने थे, लेकिन वह हौवा निश्चल भाव से दोनों का हाथ फैलाए खड़ा उसकी ओर घूरता रहता था। अपनी आशा और दुराशा, हार और जीत को वह सुखदा से बुराई की भांति छिपाता था। कभी कभी उसे घर लौटने में देर हो जाती तो सुखदा व्यंग करने से बाज न आती थी। हाँ, यहाँ कौन अपना बैठा हुआ है, बाहर के मज़े घर में कहाँ। और यह तिरस्कार किसान की कड़े कड़े की भांति हौवे के भैंस को और भी उत्तेजित कर देती। वह उसकी खुशामद करता, अपने सिद्धांतों की लंबी से लंबी रस्सी देता, पर सुखदा उसे उसकी दुर्बलता समझकर ठुकरा देती। वह पति को दया भाव से देखती थी, उसकी त्यागमयी प्रकृति का अनादर न करती थी, पर इसका तथ्य न समझ सकती थी। अब अगर सहानुभूति की भिक्षा मांगता, उसके सहयोग के लिए हाथ फैलाता, तो शायद वह उसकी उपेक्षा न करती। अपनी मुट्ठी बंद करके अपनी मिठाई आप खाकर वह उसे रुला देता, वह भी अपनी मुट्ठी बंद कर लेती और मिठाई आप खाती थी। दोनों आपस में हंसते बोलते थे, साहित्य और इतिहास की चर्चा करते थे, लेकिन जीवन के गूढ़ व्यापारों में पृथक थे।
दूध और पानी का मेल नहीं, रेत और पानी का मेल था, जो एक क्षण के लिए मिलकर पृथक हो जाता था। अमर ने इस शिकायत की कोमलता या तो समझी नहीं या समझकर उसका रस न ले सका। लाला जी ने जो आघात किया था, अभी उसकी आत्मा उस वेदना से तड़प रही थी। बोला, मैं भी यही उचित समझता हूँ। अब मुझे पढ़ना छोड़कर जीविका की फिक्र करनी पड़ेगी। सुखदा ने खींचकर कहा, हाँ, ज़्यादा पढ़ लेने से सुनती हूँ आदमी पागल हो जाता है। अमर ने लड़ने के लिए यहाँ भी आस्तीनें चढ़ा ली। तुम यह आक्षेप व्यर्थ कर रही हो। पढ़ने से मैं जी नहीं चुराता, लेकिन इस दशा में पढ़ना नहीं हो सकता। आज स्कूल में मुझे कितना लज्जित होना पड़ा, वह मैं ही जानता हूँ। अपनी आत्मा की हत्या करके पढ़ने से भूखा रहना कहीं अच्छा है। सुगधा ने भी अपने सस्व संभाले बोली, मैं तो समझती हूँ कि घड़ी दो घड़ी दुकान पर बैठकर भी आदमी बहुत कुछ पढ़ सकता है। चरखे और जलसों में जो समय देते हो वह दुकान पर दो तो कोई बुराई न होगी। फिर जब तुम किसी से कुछ कहोगे नहीं तो कोई तुम्हारे दिल की बातें कैसे समझ लेगा। मेरे पास इस वक्त भी 1000 रुपये से कम नहीं। वह मेरे रुपए हैं, मैं उन्हें उड़ा सकती हूँ। तुमने मुझसे चर्चा तक नहीं की। मैं बुरी सही, तुम्हारी दुश्मन नहीं। आज लाला जी की बातें सुनकर मेरा रक्त खौल रहा था। 40 रुपये के लिए इतना हंगामा। तुम्हें जितनी ज़रूरत हो मुझसे लो। मुझसे लेते तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट लगती हो तो अम्मा से लो, वह अपने को धन्य समझेंगी। उन्हें इसका अरमान ही रह गया कि तुम उनसे कुछ मांगते। मैं तो कहती हूँ मुझे लेकर लखनऊ चले चलो और निश्चिंत होकर पढ़ो। अम्मा तुम्हें इंग्लैंड भेज देंगी, वहाँ से अच्छी डिग्री ला सकते हो। सुगदा ने निष्कपट भाव से यह प्रस्ताव किया था। शायद पहली बार उसने पति से अपने दिल की बात कही, पर अमरकांत को बुरा लगा। बोला, मुझे डिग्री इतनी प्यारी नहीं है कि उसके लिए ससुराल की रोटियां तोड़ूं। अगर मैं अपने परिश्रम से धनोपार्जन करके पढ़ सकूंगा तो पढ़ूंगा, नहीं कोई धंधा देखूंगा। मैं अब तक व्यर्थ ही शिक्षा के मोह में पड़ा हुआ था। कॉलेज के बाहर भी अध्ययनशील आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। मैं अभिमान नहीं करता, लेकिन साहित्य और इतिहास की जितनी पुस्तकें इन 2-3 सालों में मैंने पढ़ी है, शायद ही मेरे कॉलेज में किसी और ने पढ़ी हो। सुगदा ने इस अप्रिय विषय का अंत करने के लिए कहा, अच्छा नाश्ता तो कर लो, आज तो तुम्हारी मीटिंग है ना। 9 बजे के पहले क्यों लौटने लगे। मैं तो टाकी में जाऊंगी, अगर तुम ले चलो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अमर ने रूखेपन से कहा, मुझे टाकी में जाने की फुर्सत नहीं। तुम जा सकती हो, फिल्मों से भी बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है, तो मैं तुम्हें मना तो नहीं करता। तुम क्यों नहीं चलते। जो आदमी कुछ धन उपार्जन न करता हो उसे सिनेमा देखने का कोई अधिकार नहीं। मैं उसी संपत्ति को अपना समझता हूँ जिसे मैंने परिश्रम से कमाया। कई मिनट तक दोनों गुम बैठे रहे। जब अमर जलपान करके उठा तो सुखदा ने सब प्रेम आग्रह से कहा, कल से संध्या समय दुकान पर बैठा करो। कठिनाइयों पर विजय पाना पुरुषार्थी मनुष्यों का काम है अवश्य, मगर कठिनाइयों की सृष्टि करना, अनायास पाँव में कांटे चुभाना कोई बुद्धिमानी नहीं। अमरकांत इस आदेश का आशय समझ गया, पर कुछ बोला नहीं। बिलासिनी संकटों से कितना डरती है। यह चाहती है मैं भी गरीबों का खून चूसूं, उनका गला काटूं। यह मुझसे न होगा। सुखदा उसके दृष्टिकोण का समर्थन करके कदाचित उसे जीत सकती थी। उधर से हटाने की चेष्टा करके वह उसके संकल्प को और विदृढ़ कर रही थी। अमरकांत उससे सहानुभूति करके अपने अनुकूल बना सकता था, पर शुष्क त्याग का रूप दिखाकर उसे भयभीत कर रहा था। आप सुन रहे थे कर्मभूमि उपन्यास का भाग 3। जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।